नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के हजारों छात्र इंतजार कर रहे थे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर के, जो कि आज आ चुका है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या आया है, क्या छात्रों की उम्मीद के अनुसार ये नोटिफिकेशन है, या छात्र जो मांग कर रहे थे क्या वो मांगे पूरी हुई है, इस नोटिफिकेशन में वो आई हैं या फिर नहीं आई हैं? इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिनेश सिंह चौहान, जो कि बेरोजगारों के लिए आंदोलन करते रहे, उनकी आवाज को उठाते रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के विशेष रूप से उन्होंने जो छात्रों की मांग सरकार के सामने रखी है, आज हम उन्हीं से चर्चा करते हैं पुलिस भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर के। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। जी और गिरिराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले सरल टॉक को और सरल टॉक के माध्यम से आपको कि आप जिस प्रकार से जो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, साथ में बेरोजगार युवाओं के जिस प्रकार से आप आंख और कान बने हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मैं आपको बहुत बहुत इसके धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर। दिनेश जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दिनेश जी, सबसे पहले कि जैसा कि आज मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, हजारों छात्र इंतजार कर रहे थे। क्या इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा आया है कि छात्रों की उम्मीद छात्र जो उम्मीद लगा रहे थे जिन चीजों की, वो पूरी हुई है या नहीं हुई है? छात्र जो उम्मीद लगा रखे थे, कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। जी सिर्फ ये भर्ती इसलिए दी गई है, आपको ही पता है कि जिस प्रकार से आंदोलन हुए, तो आंदोलन के बाद उस गर्म माहौल को पाटने के लिए एक थोड़ा-सा छिड़काव किया गया भर्ती के नोटिस का और ऊँट के मुँह में जीरा 4000 की भर्ती दे करके सांत्वना दी गई। आपको भी पता है, पहली बार ऐसा मत पेश हुआ कि पहले एग्ज़ाम का नोटिस दिया जाता है, फिर एग्ज़ाम की बोले जाते हैं रूल बुक दी जाती है, फिर रूल बुक भी उस दिन नहीं आती और उसके बाद फिर 24 तारीख का एप्लीकेशन होना होता है, तो वो भी नहीं शुरू होता। जी फिर उस दिन मैं जाता हूँ पीईबी, जब गया तो वहाँ ऑफिस में जाकर के भदौरिया सर से मुलाकात किया, तब उन्होंने बोला कि कुछ मुद्दों को लेकर के थोड़ा दिक्कतें हैं। हमें लगा शायद मुद्दे होंगे कि पुलिस भर्ती इंक्रीज की जाएगी, एज का मुद्दा निपटाया जाएगा, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं हो करके बल्कि ज्यों का त्यों जस का तस वैसा रख दिया गया। जी और इस पे कई सारी कमियां हैं गिरिराज जी, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, पहली उम्मीद थी युवाओं की, भैया कम से कम 15,000 भर्ती आएगी, तो नहीं भी देगी सरकार, कम 7-8,000 10,000 भर्ती देगी। जी 4,000 भर्ती दी है। दूसरी उम्मीद थी कि जब 4 साल में भर्ती देगी तो यकीनन है कि कम से कम 35 साल 37 साल एज बढ़ाएगी। जी सिर्फ इस भर्ती में सिर्फ एक व्यक्ति की मरण है, वैसे जनरल कैटेगरी के बॉयज ओनली। जी जनरल कैटेगरी के महिलाओं की आयु की गई है 38 साल, जबकि जनरल कैटेगरी के बॉयज की उम्र की गई है मात्र और मात्र, वो भी मध्य प्रदेश के लोगों की, 33 साल, जी जो कि गलत है। सच्चाई ये है कि आपने मध्य प्रदेश के युवा जो जनरल का, उसको भी 33 साल कर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी जो गलती है कि जब एक इतनी बड़ी आपको पता है कि एक शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मामा जी हैं, एक मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, जी उनकी बात में दम होता है कि जब 15 अगस्त को इतने बड़े प्राचीर पे खड़े होकर के उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक मध्य प्रदेश के युवाओं को है और हम ऐसे कानूनी प्रावधान करेंगे कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा उसमें मौका मिलेगा। जी लेकिन पूरी तरह से ओपन भर्ती रखी गई है पूरे भारतवर्ष तक के लिए। तो जी ये सारे कुछ मुद्दे हैं जी जिस पे मैं और बिंदुवार चर्चा करूंगा सर। जी जी। दिनेश जी, जैसा कि आपने रूल बुक की बात की, आपसे जानना चाहेंगे क्या रूल बुक अब आ चुकी है, अभी भी नहीं आई है? रूल बुक आ चुकी है जी और रूल बुक मेरे हाथ में ही है। जी ठीक है। और रूल बुक मैं पढ़ चुका और रूल बुक सबसे सबसे पहले मेरे पास लगभग पहुंच गई थी। जी और करीब एक एक घंटे आधे घंटे मैंने बच्चों से डिस्कशन किया था, शाम को 6-7 बजे पूरी रूल बुक के हर एक बिंदु पर चर्चा की थी। जी तो वहीं पर कुछ चीजें जो है ऐसी दिखी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा उन मेरे युवाओं के लिए दिखा, जो एक दुख जो होता है उन जनरल के युवाओं के लिए, जिन्होंने क्या गलती है, अगर 2017 से लेकर के 2020 तक भर्ती नहीं आई है, तो कम से कम 2-4 साल 2 साल 3 साल का उनको आप उनके एज की मान्यता देते। जी जबकि उन लोगों ने गृह मंत्री से लेके सामान्य प्रशासन विभाग से लेके हर मंत्री तक, यहाँ तक कि सांसदों तक से लिखवा करके चिट्ठियां भिजवाई हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि जेपी नड्डा साहब की जो सास हैं, उन्होंने तक लिख के दिया था, राष्ट्रपति भवन से तक एक नोटिस आई थी कि जी भैया मध्य प्रदेश में जो युवाओं को जो 3 साल से भर्ती अगर नहीं आई है, तो उनको कुछ एज का कंसीडर करिए, जी या कि ये कंसीडर तो फिर एज काउंट कर 17 जी से लिख देते।
बेस काउंट विल बी फ्रॉम जी 2017, तो भी उनको लिए बेनिफिट हो जाता। अगर आप नहीं दे सकते थे, ये कह देते कि मतलब जो नहीं 2 साल से, तो आप पीछे से करवा देते, तभी बच्चों को फायदा होता। ये चीज है सर। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री जी ने कहा उसके बाद इस तरीके से पुलिस भर्ती में जो ऑल इंडिया से अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री जी की बात का कोई कहना चाहिए कोई वही नहीं रहा, कोई उनकी तवज्जो नहीं रही उनकी बात की। देखिए अभी तक जो भी मुख्यमंत्री अगर कोई बात बोलते हैं 15 अगस्त को एक बड़ी प्राचीर पे खड़े होकर के, लाल परेड की प्राचीर पे खड़े होकर के उन्हें ऐसी चीजें बोली हैं। उन्हें कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक मध्य प्रदेश के युवाओं का है, और इसलिए हम सार्वजनिक नौकरियों पर या सार्वजनिक जो सरकारी नौकरियों पर मध्य प्रदेश के युवाओं को हम उनको 100% देंगे आरक्षण। ये तो हमें पहले से ही पता था कि 100% नहीं देंगे, जी क्योंकि कह देना अलग बात होती है और दे देना अलग बात होती है। जी और इसको लेकर के बड़े बड़े संवैधानिक विशेषज्ञों ने बड़ी बड़ी चर्चाएं की, आपने भी देखा, बड़े बड़े टीवी चैनल पे बातें हुई, बस वो बातें बातें रह गई। वही मुद्दा हमने देखा जेल प्रहरी का जब एग्जाम हुआ, उसपे भी ऐसा भी कुछ नहीं था। ऑल इंडिया खुली भर्ती थी, भले ही 226 पोस्ट थे, ये भी 4000 पद है, लेकिन ऑल इंडिया खुली भर्ती है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि अब शायद वो समय आ गया है कि मुख्यमंत्री भी अगर कोई बात को कहता है या कोई रखते हैं बातों को, तो उस पर भी कोई महत्व नहीं रखना चाहिए जब तक उसका एक नोटिस ना आ जाना चाहिए, जब तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, जब तक उसको कोई गैजेट नहीं आ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी यही दिखने में लग रहा है सही। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जैसा कि हम कल उनके बयान को देखे हैं, माफियाओं को लेके कि जमीन के अंदर 10 फीट अंदर गाड़ दूंगा। ऐसे में उनकी बात का तवज्जुह ना होना पुलिस भर्ती में, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए साहब जी, ये एक अपना एक अलग सिस्टम है। जी आपको पता है कि माफिया जब तक शासन प्रशासन का सह नहीं मिलता, तो आप जग विदित है जी कि माफिया जो है, माफिया जो बढ़ता है, अगर मात्र माफिया छोड़िए, मुख्यमंत्री की बात को एक तरफ रखिए, मात्र आप पुलिस को उनकी काम करने दीजिए तो कोई आपकी चप्पल नहीं चुरा सकता है। माफी तो बाकी माफिया तो बाकी चीज की बात है। बिल्कुल ये ठीक है, फिर भी अच्छा कहा उन्होंने। प्रदेश को सुधारना चाहिए, प्रदेशों को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि कितने माफिया ऐसे हैं जो सांसद में बैठे, जिनके ऊपर कितनी एफआईआर और कितनी धाराएं हैं। जी। आपको ही पता है, मुझे ही पता है। दिनेश जी, मेरे मेरे सवाल का बस तात्पर्य इसलिए मैंने ये कहा कि जिस तरीके से आपने पुलिस भर्ती को लेकर के कहा कि ऑल इंडिया नहीं होगी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बयान दिया 10 फीट अंदर गाड़ने का, ये सिर्फ एक टेलर एक मीडिया में छाने के लिए होता है या फिर हकीकत में भी है? क्योंकि अगर हकीकत में होते तो फिर यहाँ पर ऑल इंडिया भर्ती नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आप अगर युवाओं के हित पे कुछ भी, एक तो कभी युवाओं के हित में बोलते नहीं, जी पहली बात। अभी हाल में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जो स्वरोजगार योजना का जो पैसा दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया गया जी लोन देने के लिए, जी और रोक लगा दी गई। जी ऐसे प्रोजेक्ट जिन पे लोन मिलना था वो भी हटा दिए गए। जी तो कम से कम एक तो युवाओं के लिए आप कुछ बोलते नहीं है, और अगर कभी बोलें तो हमारी बस मामा जी से ही दरख्वास्त है कि उसको अमल करें। बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश का युवा इस बारे में बहुत अडिग था, सोच करके कम से कम, कि यार मामा ने हमारे लिए कुछ एक फैसला लिए हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को उसमें उनका पहला हक मिलेगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। क्योंकि अब पता चल रहा मुझे, 9 अगस्त की बात है, हम जी लोग गए थे दिग्विजय सिंह जी से मिले थे। दिग्विजय सिंह ने 9 अगस्त को कहा था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को या मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों पे मध्य प्रदेश के युवाओं का हक होना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने एक संदर्भ रखा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तो खैर उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री तो क्या किए क्या नहीं किए उससे मुझे मतलब नहीं है, पर उन्होंने अपनी बताया, शायद आपको पता होगा कि 10वीं 12वीं जो व्यक्ति एमपी से करता था, उसी को उसमें सी और डी ग्रेड की नौकरियों पर अप्लाई कर सकता था। जी तो उन्होंने कहा कि अगर इन युवाओं की बात आप नहीं मानेंगे तो मैं सड़कों पर उतरूंगी इन युवाओं के साथ। इन्होंने कहा 9 अगस्त की बात कही, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अगस्त को मामा जी को लगा कि कहीं ये बात बहुत बड़ी तूल ना पकड़ ले, और मामा जी ने कहा कि भाई मध्य प्रदेश के युवाओं का हक होता है पहला, मध्य प्रदेश की नौकरियों पर, मध्य प्रदेश के संसाधन पर, तो उनको मैं 100% दूंगा, जी और उसके लिए मैं कानूनी प्रावधान करेंगे। अब जी सोचिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जी मतलब कुल मिलाकर के 4 से 5 महीने निकल गए। क्या मध्य प्रदेश में कानून जानकार नहीं है क्या? क्या इनका अभाव हो गया है, या मध्य प्रदेश के पास ऐसे कानून जानकार की हमें इंपोर्ट करना पड़ता तो ही बता देते?
या हम विद्यार्थी ही बता देते कि कौन से क्लॉज को करके आप जो है तो कौन सा नियम बना सकते हैं ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा फायदा होता। तो वो जो चीजें थी ना वो दिल को ना बहुत परेशान कर रही हैं अभी भी। हमें नहीं समझ आ रहा कि हमसे क्या अपराध हो गया मामा जी, हमसे कौन सी ऐसी गलती होगी कि जो है हम युवाओं के साथ ही इस प्रकार का छलावा होता है। जहां भर्ती लाखों पद खाली हैं वहां पर 4000 मात्र पद देना कौन सा बड़ा न्याय हो जाता है। 4000 पद एक तरफ और 12 लाख फॉर्म एक तरफ होंगे। अब बताइए मुझे, बेरोजगारी का आलम ये है। जी दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है तो पदों की संख्या जैसा कि आप 4000 कह रहे हैं तो 4200 जैसा कि हम अखबारों में देख रहे थे, तो एग्जैक्ट कितने पद आए हैं इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। चलिए मैं पूरा इसकी डिटेल बता दे रहा हूं आपको ताकि ऐसा ना रहे कि मेरी बात में, और क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे युवा हैं और हम लोगों की बात जो होती है बड़ी दमदार वाली होती है। हम लोग जो कहते हैं तथ्यों के तौर पे कहते हैं। 3 प्रकार की भर्तियां हैं। एक है रेडियो की भर्ती जो स्पेशल आते हैं रेडियो, उस पे टोटल पद है 138 पद है। दूसरे पद है जीडी में 2 प्रकार के पद होते हैं। एक होता है जीडी जो जनरल ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट फोर्स होती है जिसे आप डीएफ कहते हैं, डीईएफ कहते हैं, और एक होती है जो एसएएफ कहते हैं जो चौकीदारी या बाकी चीजों में लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी गार्ड बन गए, किसी विधायक के, किसी आपने सुना होगा जो सशस्त्र जो स्पेशल फोर्स होती है उसकी बात करते हैं। तो जो जीडी के पद हैं वो आए हैं 3882 पद है, लगभग 3862 पद है। ठीक है, 3862 पद है। और इसी जीडीओ में बात कर जाते हैं, जीडी का अगर वर्गीकरण किया जाए तो 3862 और 138 रेडियो, तो टोटल कितने हो गए 4000। अब जो 3862 को उन्होंने बांट दिया तो 3477 पद दिए उन्होंने जीडी के और 385 पद दिए उन्होंने एसएएफ के, जिसे स्पेशल आर्म फोर्स टाइप के कहते हैं। मध्य प्रदेश में विशेष सशस्त्र तौर पर उनको रखा जाता है सिक्योरिटी के लिए। दिनेश जी 4000 पद हैं और इसमें भी ऑल इंडिया भर्ती, तो क्या मानते हैं तो इसे किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया भी अगर अप्लाई कर सकते हैं तो क्या बच्चों के साथ इसे आप इंसाफ मानेंगे? अरे इंसाफ नहीं है, ये तो बस सिंपल ये हो गया ना कि सरकार कई बार कह चुकी है कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है, तो कहीं ऐसा है कि एक प्रकार से स्कीम होती है ना कि भैया एक काम करो 200-400 पद निकालते जाओ और बाकी व्यापम पीवी के द्वारा फॉर्म भरवाते जाओ। एक फॉर्म से कम नहीं तो 500, 700, 250 इस प्रकार का एप्लीकेशन फीस है, तो कम से कम 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 4000 के पद अगेंस्ट में कितने फॉर्म आएंगे। तो ये भी एक तरीके होते हैं और मतलब इस पे आपको पता नहीं है। मतलब ये माना जाए कि अगर केवल एमपी के लिए रखते तो फॉर्म भरने वालों की संख्या कम होती, ऑल इंडिया में फॉर्म ज्यादा भरेंगे। नहीं, ज्यादा तो भरेंगे ही, साथ में जैसे आप कुछ जैसे हमारे जो पड़ोसी राज्य हो तो इंतजार करते रहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि वहां का जो कंपटीशन लेवल होता है, यहाँ कंपटीशन लेवल में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल जी, क्योंकि वहां का जो बच्चा होता है वो बचपन से थोड़ा सा इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। वहाँ की पढ़ाई एजुकेशन बहुत डिफरेंट है। अब डिफरेंट होने की वजह, जैसे मध्य प्रदेश में टीचर नहीं होते, मध्य प्रदेश में स्कूलों में टीचर नहीं होते, मध्य प्रदेश में अतिथि होते हैं। और अतिथि क्या होता है, बिना तिथि के आता, बिना तिथि का चला जाता है। तो हम लोग तो बिना अतिथि से पढ़े लोग हैं और यूपी बिहार में जो बच्चे पढ़ते हैं वो उन टीचर से पढ़ते हैं जो शिक्षक होते हैं। ठीक है, जो घर के लोग पढ़े होते हैं। अभी बताइए, अतिथि कभी कभी टॉफी दे के जाएंगे, कभी नहीं, क्या उससे पेट भरेगा मेरा? क्या ज्ञान पूरा हो पाएगा? नहीं ना। तो हमारे यहाँ प्रदेश में तो हाल इस बात की है, और जो वहां के बच्चा होता है उसकी मैथ हो या बाकी चीजें बहुत एडवांस होता है चीजें, तो वो बहुत जल्दी यहाँ पर स्किप कर लेता है। तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है बेचारे यहाँ के जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ जाती है। अच्छा, आपने शायद इस नोटिफिकेशन में एक चीज और नहीं पढ़ी, गौर नहीं की है। देशभक्ति जन सेवा, आपको पता है पुलिस का बड़ा मोटो होता है, और पूरे के पूरे पुलिस का जो भार होता है, जो कर्णधार एक पूरा बेस होता है, कांस्टेबल रैंक का व्यक्ति होता है जो पूरे प्रदेश में सुरक्षा से लेकर हर चीज करता है। आपको सुनकर के ताज्जुब लगेगा कि इन लोगों को पहले साल मात्र 70% पैसा दिया जाएगा। मतलब 19,500 का अगर 70% निकाल जाए तो 12,500 रुपए पूरे एक साल तक इनकी सैलरी होगी 12,000। अगले साल 80% मतलब 14,000 समथिंग। तीसरे साल 90% लगभग आपका 17,000 समथिंग होगी। और चौथे साल इनको मिलेगा 19,500 और कट कुटा के मिलेंगे उनको 18,700। इतना ज्यादा भारी भरकम इनको सैलरी मिलने वाली है। तो ये चीजें समझ सकते हैं आप कि कितनी ज्यादा इस नोटिफिकेशन में अन्याय है। जी दिनेश जी, अब बात करें, इतने समय से आंदोलन कर रहे थे, बहुत प्रयास भी आपने किया, ज्ञापन दिए, कई बार मिले आप गृह मंत्री जी से। अब क्या लग रहा है, ये आगे नोटिफिकेशन आ चुका है,
कितनी उम्मीद देख रहे हैं कि छात्र जो मांग कर रहे थे, क्या वो पूरी होंगी? आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? क्या बातचीत करके अब कुछ हो पाएगा? देखिए साहब, आपको पता है कि सरकारें किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, बिल्कुल। जहां फायदा देखती है वहां झुकती है। जी। साफ सा खुला संदेश मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं ना तो किसी पार्टी का हूं, ना मुझे कोई पार्टी से कोई मतलब होता है। जी। मैं सिर्फ युवाओं से सीधे कहना चाहता हूं कि ये जिस दिन एक हो गया ना, जिस दिन एक समझ गया ना, उस दिन सरकार भी मानेगी जी। और ये इनके आका भी मानेंगे। ये लेकिन बिल्कुल। चूंकि युवा जो है क्या सोचता है कि जो भगत सिंह पैदा हो वो सामने वाले के यहाँ हो, जी। मेरे घर में ना हो। बिल्कुल। मैं सिर्फ तैयारी करूं, चाहे जब भर्ती आएगी, जब भर्ती आएगी तब मैं एग्जाम दूंगा, और जितनी आएगी मैं उतने में फॉर्म भर के एग्जाम दूंगा, बस उन्हें। और इस बात को भली भांति जानती सरकारें, उनको पता है कि युवा कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बटा हुआ है, कोई कांस्टेबल में बटा हुआ है, कोई पीएससी के लिए बटा हुआ है। युवा एक दूसरे की समस्या को समझ ही नहीं रहा, को मेरी समस्या बिल्कुल। है ना। जबकि सबसे ज्यादा पावरफुल यही है, सबसे ज्यादा नॉलेज वाला भी यही है। तो मेरी स्ट्रेटेजी बस इतनी रहेगी, मैं साफ साफ कहता हूँ विराज जी, जी। जब तक इनको असर नहीं पड़ेगा तो मुझे क्यों असर पड़े जी। बिल्कुल। मुझे बताए ना कि मुझे क्यों असर पड़े, मुझे भी ठंड लगती है, मुझे भी रजाई में घुस के रहना सोना अच्छा लगता है। जिस बिल्कुल। दिन इनको लगेगा, इनको दर्द होगा कि यार हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो जब इनके पास एक होता है ना कि युवाओं को एक भीड़ जो होती है किसके अंडर में आए, तो इनके पास कम से कम ये ऑप्शन खुला रहेगा कि दिनेश सिंह चौहान का दरबार जब भी खटखटाओगे, वो व्यक्ति रात को भी दिन को भी हमेशा तत्पर है। तो ये आगे की रणनीति है कि अगर युवा कहते हैं और अंदर से दिल से कहते हैं कि सर पोस्ट बढ़ाई जाए, 70 80 90% का मुद्दा हटाया जाए, एज का बढ़ाया जाए, और जो भी बाकी पोस्ट को बढ़ाई जाए, ये सारे मैटर ये पूरे निकल सकते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को यह भी याद दिलाया जा सकता है कि आपने 15 अगस्त को क्या कहा था। बिल्कुल। लेकिन ये सब कब होगा, जब ही युवा एक होगा। युवा बिल्कुल। एक नहीं होगा तो आपको पता है। बिल्कुल। दिनेश जी, जैसा कि आप युवाओं की बात कर रहे हैं कि युवाओं का एक होना, तो क्या मानते हैं दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या उससे युवाओं को सीखने की जरूरत है? क्योंकि किसान खड़ा हुआ है वहां, तो सरकार कम से कम चिट्ठी तो भेज रही है आगे रह करके कि आइए हमारे पास, तो क्या युवा को भी ऐसे करने की आवश्यकता है? साहब मैं तो ये कहता हूं, सोचिए वो किसान जो है वो 6 महीने का राशन पानी लेके बैठ गया है। जी। मैं तो युवाओं को कहता हूं कि आप साल भर के लिए बैठ जाओ अपनी कॉपी किताब लेकर के। जी। आपको खाना वहां ना सब मुहैया कराने के लिए पब्लिक आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी। और युवा के अंदर तो यह है कि 2 4 दिन ना भी खाएगा तो भी सह लेगा। जी। युवा को तो यह सोचना चाहिए कि तुम जब तक हमारी बात नहीं मान हम उठेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। हमें, हम किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे, हम कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे, हम एक पार्क में ही बैठ जाएंगे, हम जी। पब्लिक को आने जाने देंगे, सबको जाने, पर अपनी गर्मी इतनी पैदा कर देंगे कि प्रदेश से लेकर देश से दुनिया तक पता चल जाएगी कि युवाओं ने रोजगार के लिए लड़ाई की है। ना बिल्कुल। धर्म की लड़ाई है, ना जात की लड़ाई है, ना जमीन जायदाद की लड़ाई है, अपने अधिकार की, अपने अपने ताकि हम अच्छे तरीके से रह तो सके, सम्मान पूर्वक रहने के लिए, गरिमापूर्ण रहने के लिए रोजगार का होना अत्यंत आवश्यक है। और रोजगार की लड़ाई का मतलब होता है जीवन की लड़ाई, आजीविका बहुत महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को सीखना चाहिए कि इतने 1 महीने से लेकर के बैठे हुए हैं किसान, टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनका ना तो किसी प्रकार का चाहे मीडिया का कोई फर्क पड़ रहा है उन पर कि नकारात्मक उनको प्रभाव डाल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने मुद्दे को लेकर बैठे हैं, मुद्दा सही है गलत है वो तो मीडिया जानती है, आप जानते हैं और लोग जानते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ युवाओं को सोचना चाहिए कि अगर हमने एक बार ठान लिया है तो उठना नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। बस इस बात का ध्यान रखना। दिनेश जी, धन्यवाद सरल टॉक से जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष दिनेश चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को एक होने की जरूरत है। अगर युवा चाहता है कि उसकी हर मांग सरकार माने, तो उसे एक होना होगा और किसान आंदोलन से सीखने की जरूरत है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि अन्य राज्यों से यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी की बात का कितना मान और सम्मान और कितने उनकी बात पर यकीन किया जाए, ये सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से दिनेश जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था, इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें नहीं है। तो सरकार से हम केवल बस यही कहेंगे कि युवाओं की मांगों पर ध्यान दिया जाए, माना जाए। हम केवल निवेदन कर सकते हैं सरकार से। और चलते चलते सभी युवाओं से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।